शादी की 10वीं सालगिरह। दीप्ति मौन थी, ना जाने हर बार की तरह किन ख्यालों में गुम। घर में उसके ससुराल वाले मिलने आए हुए थे। दामुल बहुत हर्षित थे। दीप्ति भी खुशी शो कर रही थी, अपनी तरफ से दिखा रही थी दैट शी इज़ हैप्पी एंड सबको सर्व कर रही थी अच्छे खाने जो बनाए गए थे, पकवान। सब हंस रहे थे, खुश थे, पर दीप्ति की निगाहें एकदम खामोश, दिल खामोश और चेहरे पे एक हल्की मुस्कान। अचानक से दीप्ति के ससुर जी ने बोला कि तुम लोगों की शादी का गिफ्ट नहीं मांगोगे? दामुल बोले, बोलो पापा बोलो, बताइए ना, इस बार क्या दे रहे हो? दीप्ति ने बोला, नहीं पापा, आप हर बार बहुत कॉस्टली गिफ्ट देते हो, आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। तो दामुल ने फिर बोला, नहीं, गिफ्ट तो चाहिए ना, बताइए ना पापा क्या दे रहे हो? तो दामुल के पिता ने 2 टिकट्स आगे देते हुए बोला कि ये तुम लोगों के सेकंड हनीमून ट्रिप की टिकट्स हैं। हिली एरिया है, नॉर्थ अमेरिका साइड का, जाओ और एंजॉय करो, ज़िंदगी को जियो। बोर हो जाता है इंसान यहीं काम करता करता, और तेरा बिजनेस तो बहुत ही मोनोटनियस कर देता होगा बेचारी दीप्ति को, दिन रात वही एक श्रृंखला आने जाने की। जाओ उस बेचारी को लेके जाओ, थोड़ा घुमाओ, माना और होता है, पैम्पर करो। दीप्ति ने हल्की स्माइल दी। वो समझ रही थी कि उसको क्यों पैम्पर किया जा रहा है, क्योंकि शादी के 10 साल हो जाने के बाद भी दामुल और दीप्ति का घर खिलौनों से खाली था। कोई नन्हा मेहमान, किसी की हल्की पैजनिया की छनकार, किसी की खिलखिलाहट से वंचित था। वो समझ गई कि उसको एक और फ़र्ज़ निभाने के लिए बोला जा रहा है। उसने सर झुकाया एक अच्छी गृहिणी की तरह और स्माइल कर दी। जब पापा ने पूछा कि जाओगे ना तुम दोनों, तो दामुल ने खुशी से बोला, क्यों नहीं पापा, जाएंगे, आप चाहते हो तो ज़रूर जाएंगे। दीप्ति ने भी सर झुका के स्माइल दे दी। दोनों ने पैकिंग करी। दामुल काफ़ी समझा रहे थे दीप्ति को प्यार से कि देखो, बुरा मत मानो, बुज़ुर्ग हैं, वो हमारी खुशियाँ चाहते हैं, वो घर में एक खिलखिलाहट चाहते हैं, प्लीज़ मेरा साथ दो। मैं समझता हूँ तुम नहीं जाना चाहती हो, नहीं खुश हो, लेकिन तुम कहो तो मैं मना कर देता हूँ। तो दीप्ति ने बोला, नहीं मत कीजिए, उन्होंने बड़े मन से दिए हैं, हम चलेंगे। दामुल और दीप्ति ने उड़ान भरी समय पे और उस हिल स्टेशन पे पहुंच गए। एयरपोर्ट पे गाड़ी उनके लिए पहले से इंतज़ार कर रही थी। डैड ने सब बुकिंग्स वगैरह करवा के रखे हुए थे। ड्राइवर एक पाकिस्तानी शख्स थे। ही वॉज मिडल एज गाय और बहुत अच्छे, एक वार्म नेचर के शख्स थे। यूसुफ उनका नाम था। उन्होंने हमारा स्वागत किया, दीप्ति और दामुल का, और दीप्ति ने उनको एक नमन किया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी हिल स्टेशन के रिज़ॉर्ट की तरफ बढ़ने लगी और 2 घंटे चलने के बाद दीप्ति को कुछ ठंड महसूस हो रही थी। तो दामुल ने ड्राइवर भाई को बोला कि अगर हो सके तो रोकें, कहीं चाय का एक ब्रेक लेते हैं और फिर चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। होटल का सफ़र अभी भी 1 घंटे का और बाकी था। तो यूसुफ भाई ने हामी भरी और ब्रेक के घोड़े खींच दिए और गाड़ी रुक गई। और एक रेस्टोरेंट में ड्राइवर भाई और दामुल चाय लेने के लिए चले गए। दीप्ति ने गाड़ी में ही इंतज़ार करने को बोला। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरे, दीप्ति बर्फ़ की सफ़ेद चोटियों की तरफ देखती हुई खुद भी उसी वादियों में कहीं खो गई, विचारों में तल्लीन हो गई और सोचने लगी कि इन 10 सालों में कब दामुल ने दीप्ति का ख्याल नहीं रखा, कब उसको प्यार नहीं दिया, कब उसकी केयर नहीं की, कब उसके परिवार या उसकी तरफ से उसको दर्द मिला या कहीं उल्लाहने मिले हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर फिर भी क्यों दीप्ति हर पल यूं नम इन बर्फ़ की चोटियों की तरह
स्तब्ध और चुप रहती है। क्या है, ऐसी कौन सी टीस थी जो उसके दिल से निकल नहीं रही थी, जो वो इस प्यार भरे परिवार के इस गर्मी को, इस प्यार को प्यार से जवाब नहीं दे पाती थी। तो एक नाम उभर के उसके जहन में आया, विक्की। जैसे ये नाम आया, दीप्ति की आंखों के सामने वो सारे पल एक के बाद एक कौंधने लगे। विक्की और उसका अचानक से मिलना, विक्की और उसका मिलते ही यूं एहसास होना कि वो जन्मों जन्मांतरों के साथी हैं। विक्की का उसको इतना चाहना, इतना प्यार देना कि उस प्यार के सामने ज़माने भर का प्यार कम पड़ जाना। विक्की का उसको समझना, विक्की का उसको सराहना, विक्की का उसको संवारना। हर वो पल, हर वो दिन, हर वो समा जो उसने उसके साथ बिताया, उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। वो सोच में बहती चली जा रही थी। अचानक से कार का हैंडल खिंचा और दीप्ति कौंध गई। दीप्ति ने देखा बाहर दामुल नॉक कर रहे थे, हाथों में चाय लिए हुए। दीप्ति ने दरवाज़ा खोला। दीप्ति की आंखें भरी हुई थी। दीप्ति ने चाय तेज़ी से पकड़ी और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। साथ में ड्राइवर भाई भी थे। दामुल थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए और वो समझ गए कि दीप्ति एक बार फिर उन्हीं सोच की वादियों में थी। दामुल ने यूं प्रिटेंड किया कि उन्होंने नहीं देखा और इन दोनों ने ड्राइवर भाई की तरफ देखना अवॉइड किया कि उन्होंने देखा या नहीं देखा। तीनों चाय की चुस्कियां भरने लगे। दीप्ति शीशे से बाहर की तरफ ही देखती रही, मुंह साइड को करके। दीप्ति ने ना तो ड्राइवर भाई के जोक्स को सुना और ना ही दामुल की तरफ एक बार भी देखा। कार में हंसी के ठहाठे गूंज रहे थे। थोड़ी देर बाद तीनों ने चाय ख़त्म करी और गाड़ी आगे की तरफ रवाना हो गई। कार में चुप्पी थी, सन्नाटा था। दामुल कई बार कुछ कहना चाहते, लेकिन दीप्ति की चुप्पी, खामोशी और सर्द पुना देख के वो चुप कर जाते। कुछ देर बाद दीप्ति नींद के आगोश में खो गई। जब आंख खुली तो गाड़ी रिजॉर्ट के सामने खड़ी थी। दामुल ने दीप्ति को उठाया, बोला, दीप्ति चलो, होटल आ गया है। दीप्ति उतरी और धीरे धीरे दामुल के साथ मेन डेस्क से होती हुई होटल रूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रूम में पहुंचे, रूम बहुत खूबसूरत था। खिड़की से पर्दे हटाए तो सामने वादियों का खुला दृश्य, खूबसूरत दृश्य, ऐसा जैसे किसी और ही दुनिया में उतर गए थे दोनों। दीप्ति सोचने लगी मन ही मन में कि काश यहाँ दामुल की बजाय विक्की होते। और अगले ही पल खुद को झंझोड़ा कि पगली नहीं, ये गलत है। तेरे को कितनी बार समझाया कि विक्की चले गए हैं, वो जा चुके हैं, वो कहीं नहीं है। तो कितना रो ले, पुकार ले, दूसरी तरफ से कोई पुकार कभी नहीं आएगी। वो युग, वो समा, वो पल बीत चुके हैं और अब वो सिर्फ बीते हुए समय का हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसा समा जो याद तो किया जा सकता है लेकिन लौट के कभी नहीं आएगा। उसकी आंखें फिर से भर गईं। वो पीठ करके ही विक्की को लड़खड़ाती आवाज़ में बोली कि मैं नहाने जा रही हूँ, मैं शावर लेके आती हूँ। और वहीं से वो सीधे तेज़ कदमों से बाथरूम में घुस गई। काफ़ी देर शावर ऑन करके अंदर बैठी कमोड की सीट पे रोती रही, सर हाथों में लिए सोचती रही कि मैंने दामुल को क्या दिया। ना औलाद ही दे पाई, ना कोई खुशी दे पाई, बल्कि हर पल यूँ लगता है जैसे मैं उससे बेवफाई कर रही हूँ, जैसे उसकी हो के भी उसकी नहीं हो पाई। फेरे उसके साथ लिए, मांग उसके नाम की भरती हूँ
मंगलसूत्र उसके नाम का पहनती हूँ, समाज में बीवी उसकी कहलाती हूँ। नाम उसका मेरे पीछे लगता है और मन में किसी और को अपना के चलती हूँ। क्या ये गुनाह है? क्या ये पाप है? फिर अगले ही पल सोचने लगी कि पगली, इसमें तेरा क्या दोष है? जब विक्की तेरी जिंदगी में आए तब दामुल कहाँ थे? दामुल तो कहीं नहीं थे, बल्कि दामुल तो उससे एक सदी बाद तेरी जिंदगी में आए। और विक्की को छोड़ना और दामुल को अपनाने में तेरी अपनी हाँ कहाँ थी? विक्की को छोड़ना विक्की की और विक्की के परिवार वालों की मर्जी थी, और दामुल को अपनाना तेरे और उनके दामुल के परिवार वालों की मर्जी थी। तो इन दोनों फैसलों में तू कहाँ थी पगली? तू तो वो गाय थी जिसकी रस्सी खोल के घर वालों ने दूसरे परिवार के हाथ में दे दी और तू सर झुकाए चल दी, धीमे धीमे अपने पैरों में पहनी पायल खनकाते हुए। वो खनकाहट जो कल तक तेरे बाबुल के घर में थी, आज वो दामुल के परिवार में है। जैसे तैसे मन बटोर के दीप्ति उठी। दीप्ति ने शावर लिया और बाहर आई। जब तक वो बाहर आई, दामुल खाना टेबल पे लगवा चुके थे। वो बहुत केयरिंग थे। वो समझते थे कि दीप्ति का मन इस वक्त अपने आप में नहीं है। हर बार हर सालगिरह पे यूं ही होता था। बजाय खुशी के दीप्ति गमों में डूब जाया करती थी। बजाय खिलखिलाने में दीप्ति की आंखें आंसुओं से डबडबाया करती थी। और दामुल इस चीज़ को समझते थे, क्योंकि दीप्ति ने पहली रात ही दामुल को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता दिया था कि किस कदर उसके मन पे किसी ने यूं छाप छोड़ी कि ना तो उसके बाद वो जी ही पाई ना मर ही पाई। चाहते हुए भी वो उस याद, उस नाम को कभी खरोंच के अलग नहीं कर पाई खुद से, और उसी के साथ बंधी हुई चल रही है हर पल, हर लम्हा, हर समय। एक नाम, एक चेहरा जो उसके मन में, उसकी आत्मा में, उसके वजूद में है, लेकिन उसके हाथ में, उसकी आंखों में, उसकी जिंदगी में उसका कोई नामो निशान नहीं है। दोनों ने जैसे तैसे खाना ख़त्म किया और बेड पे रेस्ट करने के लिए लेट गए। ऐसा कुछ भी नहीं था दोनों के दरमियान जैसा लगता कि शादी की सालगिरह की रात है। दामुल एक किनारे सोते रहे, दीप्ति एक किनारे लेटी रही बैठ के, और बीच में जैसे एक दीवार सी थी दोनों के। दामुल ने एक बार अपनी तरफ से पूछा, दीप्ति तुम ठीक हो? कोई दवाई, कोई चीज़ चाहिए? दूध मंगवा दूँ, पियोगी? दीप्ति ने बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, आप ले लीजिए अगर ज़रूरत है, मैं सोऊंगी, काफ़ी थक गई हूँ। दामुल ने बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, आराम करो। और फिर दोनों सोने लगे। शायद दामुल की कुछ देर बाद खराटों की आवाज़ से दीप्ति को लगा कि वो सो गए हैं। सफ़र की थकावट थी आखिरकार। पर दीप्ति सारी रात आंखों को बंद खोल के खेल में लगी रही और सारी रात उसी चीज़ में कट गई। ये कोई नई बात नहीं थी। शादी के 10 सालों से, बल्कि उससे भी पहले, जितना समय विक्की को उसकी ज़िंदगी से जाके हो गया था, तब से दीप्ति ने सो के नहीं देखा था। सुकून की नींद किसे कहते हैं, उठते वक्त चेहरे पे हंसी कैसे आती है, ये तो विक्की साथ ही ले गए थे। सुबह हुई, दीप्ति तैयार हो गई। दामुल ने बोला, यूसुफ भाई की टैक्सी ही करी है यहाँ पे घूमने के लिए भी, और वो 10 बजे तक आ जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। दीप्ति ने बोला, मैं तैयार हूँ। दोनों ने नीचे जाके हॉल में अपना ब्रेकफास्ट करा। सब इंतज़ाम बहुत अच्छे थे। सब लोग बहुत केयर दिखा रहे थे, बहुत केयर कर रहे थे, और सबसे बढ़ के दामुल। दामुल ने दीप्ति का हाथ थामा और दोनों वादियों में घूमने निकल पड़े।
घूम रहे थे, वादियाँ देख रहे थे, वादियों की खूबसूरती देख रहे थे। हाथों में हाथ था, साथ साथ थे, लेकिन दोनों के बीच जैसे आज भी एक खलाव की दीवार थी। शायद इसी खलाव की वजह से दीप्ति दामुल को वो नहीं दे पाई जो कि एक आम परिवार में बहुत जल्द आ जाया करती है, नन्हे फरिश्ते की खुशी। हालांकि दामुल के परिवार वालों ने दोनों के पूरे चेकअप्स करवाए थे मेडिकली, और डॉक्टर्स ने बोला कि सब ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। लेकिन साइकाइट्रिस्ट ने इतना बताया था कि दीप्ति किसी स्ट्रेस से गुजर रही है, किसी डीप डिप्रेशन में है, जिस वजह से वो ममता के इस सागर में ओतपोत नहीं हो पा रही है, या इस खुशी को स्वीकार नहीं कर पा रही है, परे को धकेल रही है, जिस वजह से ईश्वर उसको इस खुशी से नवाज नहीं रहा। ज़रूरी है, ज़रूरत है दीप्ति का खुश हो जाना, उस स्ट्रेस, उस डिप्रेशन से बाहर आ पाना। कई बार इन 10 सालों में दीप्ति के माता पिता भी आए, उन्होंने बहुत समझाया उसको, और वो बोलती, हर बार बोलती कि मम्मा पापा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरे मन से निकलता ही नहीं। मैं क्या करूँ, आप तो जानते हो दोनों। दीप्ति जानती थी इसमें उसके पिता, उसके माता का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने पूरी कोशिश करी थी विक्की और उसका रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन विक्की के पेरेंट्स को दीप्ति के परिवार अपने से कहीं कमतर, छोटा लगा था। फाइनेंशियल इश्यूज में, जाति पाति में, रीति रिवाज में, शायद हर तरह से, हर लिहाज से। इसलिए उन्होंने अपने इन सामाजिक दीवारों के चलते इन दोनों के दिलों में दीवार खड़ी कर दी। पैसे की दीवार, रिश्ते की दीवार, जात पात की दीवार, रस्मों रिवाजों की दीवार, और दोनों के प्यार भरे दिलों को तोड़ के, खींच के, नोच के अलग कर दिया। तब से दीप्ति कुम्हला गई थी। दीप्ति के अंदर सदा के लिए एक सर्द बर्फ का मैदान बिछ गया था, और उसके अंदर थी एक ऐसी सर्द सेहरन जिंदगी की जो शायद एक लाश के अंदर या मौत के बाद हुआ करती है। जिंदगी की कोई खुशी, कोई गर्मी उसको छू नहीं पाती थी। उसने खुद को समेट लिया था इस बर्फ के मैदान में, इस ठंडी सेहरन में। हर पल उसके जिंदगी में एक ही मौसम रहता था, हिमपात का मौसम, बर्फ का मौसम। इसलिए आज इस वादी में आना उसके लिए कुछ नया नहीं था। वही सर्द, वही ठंडक तो थी बाहर, जो उसके अंदर सदियों से थी। कुछ अलग नहीं था, बस आज फर्क इतना था कि जिस्म भी उस सर्दी को महसूस कर रहा था, जिस सर्दी को आज तक उसका मन महसूस कर रहा था। पूरा दिन वो लोग वहीं घूमते रहे वादी में, उन्होंने वहीं लंच लिया, लोग स्की कर रहे थे। दामुल ने बोला स्कीइंग करोगी? दीप्ति ने बोला नहीं आप करो, मैं देखूंगी आपको। दामुल स्की करने चले गए। दीप्ति दूर बैठी उनको देखती रही, सोचती थी उनको देख के, दामुल को, कि मैंने क्या दिया इस इंसान को, फिर भी क्यों ये मेरी केयर करता है, क्यों ये मेरी परवाह करता है, क्यों मेरी देखभाल करता है। कई बार तो मैंने गुस्से में झल्ला के इसको बोला, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी तो नहीं दे पाई, कोई खुशी नहीं दे पाई, क्यों हो मेरे साथ तुम, क्यों रहना चाहते हो, क्यों? तो दामुल हंस के बोलते, कोई बात नहीं दीप्ति, तू प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो करता हूँ, और हस्बैंड बीवी ना बन सके मुकम्मल तो क्या हुआ, दोस्त तो है ना, दोस्त तो रहेंगे, दोस्त तो हो ना तुम मेरी। तो दीप्ति हंस के बोलती, जी बिल्कुल, मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि ऐसा दोस्त तो किस्मत वालों को मिलता है जैसे आप हो। फिर दीप्ति के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ गई दामुल को देखते हुए, तो दामुल ने भी उसकी तरफ दूर से देखा और वेव किया।
दीप्ति ने भी उनको एक स्माइल के साथ वेव किया। दामुल का चेहरा खिल गया। काफ़ी देर स्कीइंग करने के बाद वो वापस आए। दोनों ने वहीं के एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी, कुछ गॉसिप करा और वापस चल दिए रिजॉर्ट की तरफ। दिन बीत रहे थे, नई नई जगहें देख रहे थे, नई नई खूबसूरतियां देख रहे थे, लेकिन सब तरफ एक चीज़ कॉमन थी, बर्फ़ का मैदान, बर्फ़ की ठंडक। और दीप्ति जानती थी कि उस ठंडक से उसके अंदर की ठंडक और मजबूत और पैनी होती जा रही है। उसकी आंखें हमेशा की तरह एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी। अपने कानों में एक ही आहट, एक ही नाम सुनना चाहती थी कि कोई पीछे से आए और प्यार से उसको बोले, क्यों हाथी के बच्चे, क्यों घिसे आनी बिल्ली, क्या कर रही है यहाँ पे। ऐसे ही बुलाते थे विक्की उसको प्यार से। और आंखें भर जाती उसकी, आप मुहारे आंसू गिरने लगते। सोचती, कोसती खुद को, भगवान को बोलती कि तू क्या सोच के कुछ ऐसे रिश्ते जोड़ देता है जो कभी टूटते तो नहीं है लेकिन कभी जुड़ भी नहीं पाते। क्या कसूर होता है उन दो इंसानों का जो यूं मिलते हैं और फिर ऐसे बिछेड़ दिया जाते हैं जैसे कि कभी मिले ही ना हो। सारा ट्रिप यूं ही गया। दीप्ति का स्वभाव वैसे का वैसे ही था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ट्रिप खत्म हुआ। दामुल दीप्ति को लेके उड़ान भर के वापस पहुंचे। माँ बाप ने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। दीप्ति ने उनको दिखावे की स्माइल दी। दामुल के पिता की सयानी आंखें दीप्ति को देखते ही समझ गई थी कि कुछ नहीं बदला। उनके चेहरे पे दिखावे की हंसी थी लेकिन अंदर एक निराशा दौड़ गई थी। खैर, सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे एयरपोर्ट से घर पहुंचे। दामुल के पिता ने दामुल को साइड पे ले जाके बोला, कुछ फर्क पड़ा? दामुल ने बोला, नहीं पापा, वैसी ही है। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन उसके अंदर के बर्फ के मैदान को तोड़ नहीं पा रहा। वो उस सिहरन से बाहर नहीं आ रही है। उसके पिता ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, वक्त बहुत बड़ा मलहम होता है, ईश्वर पे छोड़ दे। अगर तेरी किस्मत में होगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर दीप्ति जैसी संगिनी तुझे नहीं मिलेगी, इसका ख्याल रख। दामुल ने पिता के गले लग के उनका शुक्राना किया कि पापा, आपका साथ ना होता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको हम पोता नहीं दे पा रहे। दामुल के पिता ने बोला, बेटा तुम हो ना दोनों हमारी खुशी, हमारा सुकून। अगर हम अपने बच्चों को खुश नहीं रख पा रहे तो तुम्हारे बच्चों को क्या ही खुश रख पाएंगे। हमारे लिए पहले तुम्हारी खुशी मायने रखती है। तुम दोनों अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अच्छे से रहो, हम ठीक हैं। रात का खाना बना, नौकरों ने परोसा, दीप्ति ने भी साथ में मदद करी। थकी होने के बावजूद भी अपने बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। अच्छे से सबको डिनर कराया और उसके बाद मम्मा पापा ने विदा ली। घर में दीप्ति और दामुल फिर से एक बार तना हो गए। घर सुसज्जित था, साफ सुथरा था नौकरों की बदौलत। गमलों में ताज़े फूल महक रहे थे, बागीचों में घास कटी हुई थी, चांदनी उस हरे घास पे छट छट के गिर रही थी। दामुल थकावट की वजह से सो गए और दीप्ति उस घास पे नंगे पांव चलने लगी बागीचे के और सोचने लगी कि ये बर्फ का मैदान जो उनके अंदर बिछ गया है, किसी की चाहत का, किसी के नाम का, ये तो शायद मौत तक उनके साथ यूं ही जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये इंसाफ है कुदरत का
कि ऐसे एक इंसान के साथ जो लोग जुड़ते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, जो उसकी परवाह करते हैं, उनकी जिंदगियों में भी ना चाहते हुए ये बर्फ का मैदान बिछ जाता है, क्योंकि वो इंसान जिससे वो जुड़े हुए हैं वो इस बर्फ की वादी में सदा सदा के लिए खुद को बंद करके बैठा है। और फिर पूरी रात हमेशा की तरह वो वहीं बैठी रही उस बागीचे की चेयर पे, सोचती रही उस नाम को लेके, उस चेहरे को याद करके, खुद से कहती रही कि चाहूं भी तो तुझे भूल नहीं सकती, चाहूं भी तो तुझे छोड़ नहीं सकती, चाहूं भी तो ये रिश्ता तोड़ नहीं सकती। और फिर दिन बीतते रहे, दामुल और विक्की की गृहस्थी चलती रही, लोगों के सामने खुशियां दिखती रहीं, लेकिन दामुल और विक्की के दरमियान एक शख्स जो खड़ा था, जो खड़ी थी, वो थी दीपिका। और दीपिका के मन में जो था वो था एक सदैव बर्फ का मैदान जो बिछा था दीपिका, दामुल और विक्की के दरमियान। आखिर कहाँ चला गया था विक्की? क्यों बात नहीं कर रहा था? क्यों मिल नहीं रहा था? प्यार ना सही, क्या दोस्ती भी का हाथ भी नहीं बढ़ा सकता था उसकी तरफ? दामुल ने तो कई बार कहा था कि अगर विक्की बात करेंगे तो मुझे कबूल है, चाहेंगे तो तू और विक्की शादी करके चले जाओ, चाहेंगे तो तू और विक्की दोस्त बन के रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों के रिश्ते से, बल्कि मैं तो खुश होऊंगा अगर तेरे मन की कली फिर से खिल सके, अगर ये बर्फ का मैदान ढल सके। मैं तेरी खुशी चाहता हूँ दीपिका, मन से मैं तेरी खुशी चाहता हूँ, आत्मा से मैं तेरी खुशी चाहता हूँ। आई एम योर वेल विशर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। सन्नाटा था, खामोशी थी, और दीपिका यही सोचती रही कि काश विकी ने एक बार बात करी होती तो शायद इस उलझन की कोई सुलझन निकलती, शायद। पर बात तो यहीं आके रुक गई थी कि विकी ने कोई अता पता छोड़ा नहीं था और दीपिका चाह के भी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसलिए और कोई चारा नहीं था कि वो सदैव सदैव इस अकेले बर्फ के मैदान पे चलती रहे और साथ में उस बेकसूर दामुल को भी घसीटती रहे। वो नहीं जानती थी कि कुदरत इंसाफ कर रही है उन तीनों के साथ, वो इंसाफ कर रही है अपने रिश्ते के साथ या नहीं। लेकिन वो इतना जानती थी कि इस दर्द में वो तीनों कहीं कैद हैं, वो, दामुल और विकी, ना चाहते हुए। कौन कसूरवार कौन बेकसूर ये कोई भी तो नहीं जानता था। दुनियावी फर्ज तो दीपिका भी पूरे निभा रही थी, बहू होने के, बेटी होने के। अच्छी बहू थी, अच्छी बेटी थी। सो यूं ही ये कहानी चलती रही। इस कहानी का अंत आज तक नहीं हो पाया। इस कहानी का अंत अगर किसी पे है तो वो वक्त के हाथों में है कि क्या विकी कभी दीपिका को कांटेक्ट करेंगे, कभी उनकी ये रिश्ता, ये बर्फ का मैदान ढलेगा, कोई शेप लेगा, कभी कौंपलें खुशी की खिलेंगी, या यूं ही इन तीनों के दरमियान ये बर्फ का मैदान सदा पसरा रहेगा और जिंदगियां बर्फ की मानिंद चलती रहेंगी। चलिए देखते हैं, अगर इस कहानी का अंत वक्त ने कुछ सुखद निकाला तो मैं हरप्रीत इस कहानी की सूत्रधार आपको वो अंत ज़रूर बताऊंगी, और अगर नहीं निकाला तो इस कहानी का अंत यही मानते हैं कि तीनों पात्र, दीपिका, दामुल और विकी, इस बर्फ के मैदान के तीन किनारों की तरह अलग अलग चल रहे हैं,
लेकिन जुड़े हुए हैं सदैव सदैव के लिए, एक दूसरे को कोई खुशी, कोई सहारा, कोई सपोर्ट ना दे पाते हुए। नमस्कार। हो सके कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि चैनल ग्रोथ कर पाए और आपके साथ मैं अपनी नई कहानी कविताओं शेयर को लेके जुड़ी रहूं। चलिए फिर मिलते हैं। शब्बा खैर, रब राखा, बाय बाय।